हम निरोगी होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, बलिष्ठ होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं और संतुलित भी होना चाहते हैं। ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि मनुष्य ने जो हमें जीवन दिया है उसको अगर हम ठीक से नहीं संभालेंगे तो हम परमात्मा के प्रति कहीं कोताही करेंगे, जो कि नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए सर्वोत्तम रास्ता योग का है। जो योगाभ्यासी साधक प्रश्न करते हैं अच्छे साधक कहलाते हैं, क्योंकि परिप्रश्नेन सेवया, यानी प्रश्नोत्तर के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को समृद्ध करते हैं, अनुभव को समृद्ध करते हैं और साधना को एक निश्चयात्मक दिशा की ओर बढ़ाते हैं। एक साधक ने प्रश्न किया कि हम काफ़ी समय से योगाभ्यास सीख रहे हैं और अब बहुत अच्छा हमारा साधना क्रम चल रहा है, लेकिन हम दुविधा में हैं कि पूरा लाभ लेने के लिए हम ये जान जाएं कि यौगिक क्रियाओं का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आसन की स्थिति है, प्राणायाम की स्थिति है, हम ध्यान भी करते हैं, हम योग गतियों का अभ्यास भी करते हैं, षटकर्म भी करते हैं, माइक्रो एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं। तो इनका हम क्रम क्या रखें जिससे कि इनका पूरा लाभ और सही लाभ हमको मिल सके। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कोई रोगी है तो उसको हम 2-3 क्रियाएं बताते हैं, वो उतनी कर लेते हैं। कोई साधक और अच्छा चल रहे हैं, उनका जीवन को एक सिस्टम मिल गया है, एक अनुशासन मिल गया है, तो ये चाहते हैं कि हम प्राणायाम भी ठीक से करें, ध्यान भी ठीक से करें और उसका लाभ हम पूरा ले पाएँ। देखिए, योग की जो यात्रा है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी जहाँ तक यौगिक क्रियाओं का प्रश्न है तो उनमें स्थूल क्रियाओं को हमें पहले करना चाहिए और सूक्ष्म क्रियाओं को और सूक्ष्मतम और क्रियाओं को और बाद में करना चाहिए। और इन सब से पहले अगर ज़रूरत है और आप करते हैं तो षटकर्म करने चाहिए। यानी शरीर शोधन की क्रियाएं पहले की जाएंगी, चाहे वो स्नान हो, चाहे वो शौच हो, चाहे वो कुंजर हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो नेति हो, नौली हो, सब क्रियाएं जो षट कर्म की यानी 6 क्रियाएं जो शरीर शोधन की हैं उनको पहले करना चाहिए। इसके बाद हम स्थूल व्यायाम में आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी गुरुजी ने आपको बना करके दिया, आपके गुरुदेव ने, आपके योग शिक्षक ने, तो उसके हिसाब से आपको क्रम लेना है कि हम स्थूल क्रियाओं को पहले करें। उसमें सामान्यतया जो स्थूल व्यायाम हैं वो पहले लिए जाते हैं और इसके साथ फिर हमारे जो माइक्रो एक्सरसाइजेज यानी शरीर को ही टोन अप करने के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम हैं उनको उसके बाद लिया जाता है, जिसमें हमारे जो बाहरी दिखाई देने वाले अंग हैं या बाहर नहीं भी दिख रहे हैं तो उनके प्रभाव बाहर दिख रहे हैं, उन अंगों का, खास तौर से हमारी आँखें हैं, कान है, नाक है, हमारे अंदरूनी अंगों में हमारे फेफड़े हैं, हमारा हृदय है, हमारा उदर में हमारी आंतें हैं, मतलब इन सब के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम निर्धारित किए हैं और आपको जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं तो उन सूक्ष्म व्यायामों को आप करेंगे। इसके बाद फिर नंबर आता है आपके आसनों का। आसन करेंगे और आसन में भी जो सीक्वेंस आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको दिया गया उनको करेंगे। फिर हम योग गतियों का अभ्यास करेंगे। योग गतियों और आसन का बहुत निकट का रिश्ता है, इसलिए योग गतियों को हम सीक्वेंस में आसनों के साथ और आसनों से पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि योग गतियों में अधिकांशतः आसन से मिलती जुलती गतियाँ हैं, जिनमें क्योंकि आसन वो है जो स्थैर्यम जिसके अंदर है, यानी हम टिकते हैं आसन में, तो गति में गति है, मूवमेंट है, तो क्रियाएं लगभग मिलती जुलती होती हैं, लेकिन गतियों की वजह से उनको हम आसन के साथ जोड़ करके ही करते हैं। यह खास बात हमें ध्यान रखनी है कि हम पहले योग गतियाँ कर लें उसके बाद आसन कर लें, या कोई आसन है और उसको गति के रूप में लेना है तो वहाँ पर वो योग गति के रूप में होगा। और इसके बाद फिर जो है हमारा क्रम आता है जो बंधों का, यानी बंधों का अभ्यास हम करेंगे और बंधों के अभ्यास के बाद में
हम प्राणायाम। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आसन और गतियाँ साथ साथ चल सकती हैं। पहले गतियाँ हो सकती हैं, आसन उसके बाद हो सकते हैं, या आसन और गति साथ साथ चल सकती हैं। इसी तरह से हम बंधों को और प्राणायाम को भी जोड़ करके चलते हैं। यानी पहले बंधों का अभ्यास करें, अगर हमें सिर्फ बंध करने हैं तो बंधों का अभ्यास कर लें, और अगर प्राणायाम भी हम कर रहे हैं तो फिर बंधों और प्राणायाम को साथ में हम कर सकते हैं, जिससे कि बंधों का भी पूरा लाभ मिले और प्राणायाम का भी हमें लाभ पूरा मिले। इसके बाद जो अंतिम अभ्यास है वो हमारा होता है ध्यान का अभ्यास, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। हालांकि अप्लाइड प्रैक्टिस है, यानी जो अब तक की जो क्रियाएं मैंने बताई, चाहे वो सूक्ष्म स्थूल व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, आसन है, या आपकी गतियाँ हैं, या प्राणायाम है, ये भी ध्यान के बिना नहीं है, वो भी ध्यानपूर्वक करने हैं। लेकिन ध्यान का जो मुक्त अभ्यास है, यानी हमें अब ध्यान का ही अभ्यास करना है ताकि हमारा ध्यान की गहराई बढ़े। तो वो जो ध्यान का अभ्यास है वो समस्त शारीरिक क्रियाओं के विराम आते आते तक होना चाहिए। यानी तोड़ मरोड़ के जो सब आसन हैं वो सब खत्म हो जाएं, पूर्ण हो जाएं उनका अभ्यास। उसके बाद प्राणायाम के भी बाद में हम ध्यान में जाते हैं, क्योंकि प्राणायाम का भी सीक्वेंस इस तरह का होता है कि अंतिम जो प्राणायाम हमारा है वो होते होते सहज ही वी ब्लेंड इनटू मेडिटेशन। जैसे नदी खूब नाचती कूदती आती है, लेकिन जब समुद्र में मिलने का समय आता है तो वो चुपचाप मिल जाती है। ऐसे ही हम खूब उछल कूद शरीर की करते हैं, हम गतियाँ करते हैं, आसन करते हैं, मुद्राएं करते हैं, बंद करते हैं, लेकिन उसके बाद प्राणायाम करते करते हम ब्लेंडिंग की स्थिति में हम आ जाएं। जैसे नदियाँ सागर बन जाती है, ऐसे ही हम ध्यान की अवस्था में आकर के पहुंच जाएं। जब हम सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो ये सीक्वेंस रहेगा। अगर हम अलग अलग अभ्यास करते हैं तो फिर हम स्वतंत्र समय दे सकते हैं। यानी एक समय है जिसमें हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो जिस आसन में आप अभ्यास करते हैं ध्यान का, उस आसन की एक दो बार प्रैक्टिस करके, ताकि ध्यान की अवस्था में शरीर आपको बाधा पैदा न करे। तो इस तरह से आसन को अनुकूल लेकर के तब आप ध्यान करिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंटली आज प्राणायाम ही प्राणायाम लेना है, तो फिर उस समय वो प्राणायाम ही प्राणायाम करिएगा। कभी कभी हम ऐसा समय अलग भी निर्धारित करते हैं साधक की आवश्यकता के अनुसार, कि उनको सुबह को पेट क्लियर नहीं होता है या कोई और ऐसी समस्या है, तो जिसकी वजह से उनको हम शाम को अभ्यास दे देते हैं आसनों का, तो वो व्यक्ति उस समय स्वतंत्र रूप में आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जब भी इनको हम जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो फिर इसी क्रम से चलेंगे कि पहले शरीर शोधन की क्रियाएं होंगी, उसके बाद में आपके स्थूल व्यायाम होंगे, उसके बाद आपके सूक्ष्म व्यायाम होंगे, फिर आपके बाद गतियाँ और आसन होंगे, उसके बाद फिर मुद्रा और प्राणायाम होंगे, और उसके बाद ध्यान की अवस्था होगी। मैं समझता हूँ कि अब शंका के लिए कोई स्थान नहीं है, तो फिर क्या चिंता की बात है। चलिए आगे बढ़िए।